کہ अब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है क्या, वो भी देख लेता हूँ। और पहले चेक तो कर लूँ, आफ्ताब भाई ज्वाइंट है क्या? आफ्ताब भाई? जी जी मैं ज्वाइन किया। ओके जी, कोई बता सकता है स्क्रीन नजर आ रही है? जस्ट बता दें किसी को कोई स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही डॉक्टर साहब। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हमारे इस्लामिक स्टॉक के मेंबर्स, भाइयों को, बहनों को, सबको तहे दिल से आज के संडे लाइव में इस्तकबाल है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि संडे लाइव तो उमूमन सुबह में होता है, हम लोग ने तो नाम संडे रखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो संडे ही होता है, भले ही वो सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, ये ऑल डिपेंड करता है हमारे स्पीकर्स के अवेलेबिलिटी पे। और अल्लाह का फजल करम, जो सिलसिला संडे लाइव से शुरू हुआ है वो आज तक अभी तक रुका नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है, आप लोग भी दुआ करें कि ये सीखने सिखाने का जो जज्बा हमारा है और आपका भी जो जज्बा सीखने का है वो हमेशा मुसलसल जितना हो सके ये अल्लाह ताला इसको कायम रखे, आमीन। और हर संडे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, भले ही वो ट्रेडिंग का हो, भले ही वो कोई मतलब मेडिकल इश्यूज का हो। साथ ही साथ हम पहली बार संडे लाइव में शरिया टीम को भी ला रहे हैं, जो आपको पूरी की पूरी शरिया की प्रोसेस, हमारे इस्लामिक ऐप को कैसे रन करते हैं, कैसे स्क्रीनिंग होता है, वो आपको हम लाइव में उस साहब से आप रूबरू करा रहे हैं, ताकि आप से कुछ सवाल भी पूछे और हमने खुद आपके लिए आपके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं। तो इस सेशन का आगाज मैं कुरान पाक की तिलावत से करूंगा। जी बिलाल भाई, हाफिज साहब स्टार्ट करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह बिलाल भाई, काफी मीठी और सुरीली आवाज से आपके बेटे ने खिदमत की है। क्या उम्र है आपके बेटे की? 12 साल। माशाल्लाह, इनको भी हिफ्ज पढ़ा रहे हैं क्या आप? ये 17 बार 18 बार हिफ्ज हुए इसके। माशाल्लाह, अल्लाह आपके बच्चे को स्कूल साथ में पढ़ता है, अभी 7 में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है भाई। हमने अपने बच्चों को तो हिफ्ज नहीं बनाया, बड़ी खुशी होती है कि आप इतना जो है उम्मत के लिए जो है ना ऐसे हीरे बच्चों को जो है ना आप हिफ्ज बना रहे हो। अल्लाह करे बच्चा खूब उम्मत। अब हम अपने संडे लाइव की शुरुआत करते हैं। उमूमन हम लोग एक कुछ कुरान की कोट से या कुछ एक बात से शुरू करते हैं। आज की एक हदीस आप देखिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल और बरतर सदका, यानी सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल सदका ये है कि एक मुसलमान इल्म को सीख कर दूसरे मुसलमान भाई को सिखाए। ये इब्ने माजा की हदीस है, उर्दू में भी लिखा है। सोचें कि सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा सदका इस दुनिया का यही है हर मुसलमान के लिए कि हम इल्म को सीखें। हाँ, इल्म से मुराद कोई भी इल्म हो सकता है। हम लोग जैसे हमारी दुनिया में कामयाब है, और सबसे बेहतरीन इल्म तो डेफिनेटली वो है जो आखिरत को हमारे साथ में अच्छे से खैर के लिए और कामयाबी में साथ दे। तो भाई हम तमाम इस हदीस को फॉलो करेंगे। और आप जैसे कि देखते हैं कि हमारे आज के जो खुसूसी मेहमान
आफ्ताब आलम साहब रियाद से लाइव जुड़े हैं। 1-2 मिनट के लिए मैं आफ्ताब भाई के बारे में कुछ बता दूं। भाई आफ्ताब आलम साहब जो जमशेदपुर, सुपाल यानी झारखंड और बिहार का एक इलाका है, वहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले बुनियादी अपनी तालीम साइंस में इन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है और डिप्लोमा इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन का भी इन्होंने कोर्स कर रखा है। माशाल्लाह ये सऊदी अरेबिया में मतलब 28 ईयर्स से 1996 से ये इन्होंने अपनी एक क्या बोलते हो दुनिया की जो नौकरी की जो सफर को शुरू किया। एक टेक्नीशियन के काम से गए और माशाल्लाह आज एक हेड सर्विस मैनेजर। माशाल्लाह इनका वक्त दावत व तबलीग से भी लगा है, इनके 4 माह भी लगे हुए हैं। और ये बिहार अंजुमन रियाद चैप्टर एक बॉडी होती है रियाद के अंदर, वहां से भी साथ जुड़े हैं। सुपौल के ये अंजुमन खिदमत खल्क के भी साथ जुड़े हैं। माशाल्लाह इनके काफी सारे जो है ना इनके मतलब एक्टिविटीज इनके हुए हैं। इनकी जो है माशाल्लाह हजरत मौलाना तारिक अय्यूबी साहब, मुफ्ती अनवर सरगो साहब में इन्होंने काफी अच्छे नेक और मुफीद उम्मत के लिए काम किए हैं। उलमा किराम से इनकी खुसूसी मोहब्बत है। को अब हमारे स्टॉक मार्केट से अगर इनकी कंट्रीब्यूशंस देखें, माशाल्लाह 2020 से स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हैं और उलमा ट्रेडर्स ग्रुप के ये फाउंडर मेंबर में से हैं, जहां ये तकरीबन 500 उलमा कराम को शेयर मार्केट की बेसिक की तालीम जो है दी जाती है और वो भी एक्टिव ट्रेडर हैं। और ये माशाल्लाह हमारी बहनों को भी जो है ना एक छोटे से ग्रुप में अपना बनाकर ट्रेडिंग का और दूसरे दिन की चीजों से ये गाइडेंस भी देते हैं। अल्लाह का फजल से ये 2 साल से इस काम को जो है ना अंजाम दे रहे हैं। अब रही शरिया कॉम्प्लेंट पर, इनकी काफी गहरी स्टडीज इन्होंने कर रखी है। इसी पर उलमा किराम की तालीम के साथ ये इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर, जिसका आज हमारा टॉपिक है, इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के साथ ये जुड़े हैं और ऑफिशियल एक शरिया टीम का वजूद भी है इनके साथ। और ये पूरी टीम इसीलिए और इसी क्या बोलते इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर की लिए मेहनत करते हैं। तो हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं जनाब आफ्ताब आलम साहब, जो कौम के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी वेलकम, और आप अपना इंट्रो दीजिए अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आफ्ताब भाई, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से? आप सब ठीक ठाक हैं? जी माशाल्लाह सब खैरियत है। आपकी खिदमत को लोग आपके नाम के बगैर जानते हैं। जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है, जो इस्लामिक स्टॉक की जो भी सारी एक्टिविटीज हैं जो आप कर रहे हैं, तो आज हमने आपकी तारीफ लोगों को हमारे खास इस्लामिक स्टॉक के पूरे मेंबरों के सामने रख दी है। तो आप अगर इजाजत दें तो क्या मैं जो एज ए मेंबर, एज ए यूजर आज से आप में सवाल करूंगा, आप इजाजत दें? जी बिल्कुल बिल्कुल इजाजत। जी तो मैंने कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट बनाए हैं, उसको आप देख लें। इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर ऐप के शरिया टीम के बारे में आप थोड़ा और तफसील से बताएं, कौन कौन इस्लामिक स्टॉक शरिया टीम में हैं और ये कैसे काम करते हैं? जी, इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनिंग की जो शरिया टीम है, इसमें शरिया टीम में जो मेंबर्स हैं वो 6 मेंबर्स टोटल। इसमें एक मुफ्ती साहब है, एक आलिम साहब है, एक हाफिज साहब है और 2 इंजीनियर्स हैं पेशे से, और एक मैं हूँ जो एज ए कोऑर्डिनेटर अपनी खिदमत दे रहा हूँ। तो जो मुफ्ती एक हसन कासमी साहब है, सबसे पहले जो यूपी से है, थोड़ा मैं इनका तारुफ करा दूं। मुफ्ती हसन साहब कासमी है जो यूपी से है। इन्होंने फाजिल और इफ्ता किया दारुल उलूम देवबंद से, और ये एक बुक के ऑथर भी है। बुक का नाम है तनवीर अल मालिक, विच इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ मुवत्ता इमाम मालिक। और ये रिसर्च स्कॉलर भी है जामिया अजहर इजिप्ट के, मिस्र के, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, मुफ्ती हसन कासमी साहब। दूसरे जो मौलाना है, मौलाना आबिद अहमद कासमी साहब, ये भी कासमी है। इन्होंने डिफरेंट मदरसे से बहुत सारी इल्म हासिल किया। तो दारुल उलूम देवबंद से तो इन्होंने फाजिल की डिग्री हासिल की है,
کرت کی ڈگری انہوں نے جامعہ اسلامیہ بنارس سے لی ہے، اور ان کے ساتھ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مالیات اور تجارت کے مسائل میں ایکسپرٹ ہے، ماشاءاللہ گہری ان کے پاس نالج ہے۔ یہ ہمارے اس ٹیم کے لیے اور ہمیشہ شریعہ بورڈ کے لیے جو جس سیکشن کی ضرورت تھی جو خاص، وہ ان کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہے۔ تیسرے جو ہمارے ساتھی ہیں حافظ محمد سہیل صاحب، یہ ہمارے کو فاؤنڈر ہے علماء ٹریڈرز گروپ کے، اور اس مارکیٹ کے ایکسپرٹ بھی ہیں، یہ بھی ہمارے شریعہ ٹیم میں شامل ہے۔ چوتھے جو ساتھی ہیں انجینئر کاشف راہی صاحب ہیں، یہ کو فاؤنڈر ہے اسلامک اسٹاک اسکرینر ایپ کے، اور یہ انالائسس ایکسپرٹ ہے، جو بھی اسکریننگ ہوتا ہے اس میں اسلامک اسٹاک اسکرینر میں، یہ اس کے ایکسپرٹ ہے، اور یہ مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں، انجینئر کاشف راہی صاحب۔ اور ایک ساتھی ہیں انجینئر محمد منہاج، یہ فی الحال قطر میں ہے، بہار کے رہنے والے ہیں، یہ فاؤنڈر ممبر ہے علماء ٹریڈرز کے، اور اسٹاک مارکیٹ کے فنڈامنٹل میں بہت ان کو پاس جو نالج ہے ماشاءاللہ، بہت گہری جانکاری نالج ہے ان کے پاس، جس سے ہم سب مستفید ہوتے رہتے ہیں شریعہ ٹیم میں۔ اور جو چھٹا اور لاسٹ ہے وہ میں آفتاب عالم ہوں، جو میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو یہ تو شریعہ بورڈ کے ممبرز کے نام اور ان کے جو کوالیفیکیشن وغیرہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہ شریعہ بورڈ کرتی کیا ہے؟ شریعہ بورڈ کرتی کیا ہے؟ شریعہ بورڈ جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انویسٹرز کے لیے، ٹریڈرز کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں وہ شرعی اعتبار سے بالکل مطمئن ہو کہ وہ جس اسٹاکس میں ٹریڈ کر رہے ہیں وہ ٹریڈ حلال ہو۔ یہ اس کا مقصد ہے، کیونکہ اگر ہمارا ٹریڈ اسٹاکس ہی حلال نہ ہو تو پھر تو ہم آگے جتنا بھی فنڈامنٹل سیکھ کے رکھیں یا ٹیکنیکل سیکھ کے رکھیں اس کو تو ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اسٹاک سے۔ اور یہ ہر کوئی خود سے پتہ کرنا کہ یہ اسٹاک سے شرعی اعتبار سے حلال ہے یا ناجائز ہے، یہ مشکل ترین کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ تو اس شریعہ بورڈ کا اور اس ایپس کا مین مقصد یہ تھا کہ انویسٹرز کے لیے یہ بالکل ایک ایسا میدان دے کہ اس معاملے میں بالکل وہ مطمئن ہو کہ یہاں سے ہمیں صحیح اسٹاکس ملے گا۔ یہ سب سے پہلا مقصد ان کا یہ تھا، یہ ہے۔ دوسری بات، یہاں ہم جس کو فالو کرتے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے فتاوے کو ہی ہم سب فالو کرتے ہیں، اسی بیس پر اسکریننگ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اسی بیس پر ہی ہوتا ہے۔ پھر شریعہ ٹیم کیا کرتی ہے، جو بھی انکوائریز ہوتی ہے، جو بھی سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے شریعہ سے ریلیٹڈ، اسٹاکس کے شریعہ کے اعتبار سے ریلیٹڈ جو بھی سوال ہوتے ہیں اس کا جواب دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب دیتی ہے۔ اور شریعہ ٹیم اس بات کو انشور کرتی ہے کہ جو بھی اسٹاکس کمپلائنٹ ہے یا نان کمپلائنٹ ہے اس کو شریعہ بورڈ ٹائم ٹو ٹائم ری چیک بھی کرتی ہے کہ آیا اس میں کوئی کمی بیسی تو نہیں رہ گیا، تاکہ وہ ری کنفرم ہو جائے کہ ہاں جو بھی ریزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے وہ بالکل کنفرم ہو۔ اور اگر کوئی لیٹسٹ، کوئی مطلب جدید کوئی مسائل اگر آتی ہے، بہت سارے مسائل نئے نئے آئے دن آتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی جدید مسئلہ آتا ہے تو پھر اس شریعہ ٹیم کے سامنے وہ جو ٹیم ہوتی ہے جو ریسرچ کرتی ہے وہ پیش کرتی ہے شریعہ ٹیم کے پاس۔ پھر شریعہ کے علماء اور مفتیان اکرام اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور جو بھی بات یہاں پر فائنل ہوتی ہے پھر اسی پہ آگے چل کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ شریعہ ٹیم کے ممبرز ہیں، اور یہ شریعہ ٹیم سے یہاں اس طرح سے کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ہی آپ کو اسٹاکس میں ریزلٹ سامنے دکھتا ہے کہ یہ اسٹاکس مطلب شریعہ کمپلائنٹ ہے یا شریعہ نان کمپلائنٹ۔ تو یہ میرے طرف سے اپنی بات تھی کہ شریعہ ٹیم کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ، کافی تفصیل سے آپ نے اتنے ڈیٹیل میں بتا دیا
शायद इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे एट द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम किसी का कोई सवाल बाकी रहेगा। और आप तमाम मेरे हाजिरीन को ये बता दूं कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है और हम इसको यूट्यूब पर भी डालेंगे। आप दोबारा इस यूट्यूब के आने के बाद देखें और कोई इस तरीके के कोई सवाल आपके मन में आए तो जरूर अपने चैनल पर पूछिए। जी आफ्ताब भाई, अब आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि अपनी जो शरिया टीम जो आपने कहा 6 मेंबरान हैं, ये आपके जो आज की दुनिया के दौर के हिसाब से सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों नहीं है? जी जी, बड़ा अच्छा सवाल है। शरिया टीम सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों नहीं? मसला ये कि शरिया टीम का जो मेन बॉडी है वो मुफ्तियान और मुफ्तियान इकराम, आलिम दीन असल उनके मेंबर है ना। तो जो भी मुफ्तियान इकराम है, उलमा दीन जो है, ये असल में अपने खुद के मदारिस और मसाजिद में दर्स व तदरीस का जो काम है, इमामत का जो जिम्मेदारी है, वो उसको असल में पूरा करते हैं। कोई यहाँ फुल टाइमर्स नहीं है, फुल टाइम देने वाले नहीं है। तो ये अपने काम में चूंकि मशगूल रहते हैं, उस मशगूली की वजह से सोशल मीडिया में ये माने मुस्तकिल टाइम नहीं दे सकते। हाँ, ये जरूर है कि हमारी अपनी शरिया बोर्ड की वीकली मीटिंग होती है, हर हफ्ते होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये उलमा इकराम अपना वक्त देते हैं पाबंदी के साथ। तो तकरीबन 1 साल से पाबंदी के साथ वक्त दे रहे हैं। और वो मैं आपको बता दूं, मतलब वो डिस्कशन कभी कभी तो घंटा 1.5 घंटा तक भी चल जाता है। हालांकि हम लोग उतना तवील लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन बाज दफा ऐसे मसाइल आ जाते हैं जिस पर जब बात छिड़ती है तो फिर बहुत लंबा चला जाता है। तो उसमें वो अपना खिदमात वो वीकली एतबार से हमारे साथ दे रहे हैं। इसके बावजूद ग्रुप में भी जो सवालात वगैरह आते रहते हैं तो हमारे साथी वहां पर मॉनिटर करते रहते हैं। जितना भी ग्रुप चल रहा है उसमें जो भी शरई एतबार से जो भी बातें आती है उस पर हमारे साथियों की गहरी नजर होती है। अगर उसमें कोई डाउट होता है जिसको क्लियर करना जरूरी होता है, इसका जवाब देना जरूरी होता है, तो वो सवालात हमारे ग्रुप में आ जाती है उलमा के पास, और उस पर हम डिस्कस करते हैं फिर कि ऐसा ऐसा सवाल ग्रुप में एक आया है तो उसका तो क्या जवाब होना चाहिए। फिर उस पर बातचीत होती है, फिर जो फाइनल होता है वो ग्रुप में साथियों को फिर बता दिया जाता है। ठीक है, तो यही वजह है कि मतलब शरिया टीम सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हो पा रही, क्योंकि वो साथी खुद अपने दूसरे जो अहम काम है उसमें मशगूल होते हैं और अपनी खिदमत वो वीकली एतबार से दे रहे हैं। जी माशाअल्लाह। चले, अल्लाह आपको सहूलत रहे, उस तरीके की सहूलत को हमारे एक्टिव यूजर्स को आप जरूर गाइड करते जाएं और उनकी रहबरी करते जाएं। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत ही एकदम जो प्रैक्टिकल जो पॉसिबिलिटी थी वो आपने बता दी। अगर हम आपसे पूछे कि इस्लामिक स्टॉक ऐप के पास क्या कोई वेरीफाइड फतवा है? जी हाँ, इस्लामिक स्टॉक ऐप के पास दारुल उलूम देवबंद के फतावे से वेरीफाइड है, जिसकी पीडीएफ कॉपीज दारुल इफ्ता के स्टैम्प और मुफ्तियान इकराम के सिग्नेचर के साथ हमारे पास पीडीएफ मौजूद है, और इसको बाज़ाब्ते हमने अपलोड भी किया हुआ है इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के ब्लॉग में। साथी चाहें तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि फतावा में क्या लिखा हुआ है, हमारे सवालात क्या थे, हमने क्या बातें रखी थी, और उलमा देवबंद दारुल इफ्ता की तरफ से वहां से क्या जवाब मिला है, स्टैम्प के साथ वहां पर मौजूद है। तो ये वेरीफाइड है ऑलरेडी। जी, अगर हमारे ग्रुप के मेंबरान उस ब्लॉग से इस फतवे को लेके अगर कहीं किसी को रहबरी करना है कि कहीं उनके साथ कुछ जब वो स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ सवाल आते हैं और उनको, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, उनको ये सवाल पूछे, तो क्या वो फतवे को यूज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं? जी जी, बिल्कुल दिखा सकते हैं। वो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से है और वो मेरे ख्याल से उनके वेबसाइट पर भी वो आ गया होगा, और पीडीएफ तो हमारे पास मौजूद है। ईमेल के जरिए जिन्होंने सवाल किया था उनको मिल चुका था वहां से जवाब। तो बिल्कुल वो पब्लिक होता है, तो मतलब सबके लिए होता है, वो फतावा जो भी है सबके लिए। नहीं, दरअसल मेरे साथ भी ऐसा एनकाउंटर होता है कि जब भी कोई स्टॉक मार्केट या जब भी कोई स्कैनर या जो भी शरिया की जब आती है ना बात, तो उसकी ऑथेंटिसिटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास एक
वेरीफाइड फतवा है, तो इस बात की पुख्तगी और लोगों को समझाने में और समझने में बड़ा आसान हो जाता है। जी जजाकल्ला जी आफ्ताब, बिल्कुल, बहुत जी बहुत जी बिल्कुल, शुक्रिया, अच्छे अच्छे सर्विसेज कर रहे हैं माशाल्लाह। जी अब जी यहाँ यही चीज को अगर अगर ये सोचे कि भी इसकी जरूरत क्या आई कि दारुल उलूम का फतवा, जब हम लोगों के पास एक ऑलरेडी एक दूसरे मदरसे का एक फतवा था। हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है कि आखिर क्या जरूरत थी। देखिए, दारुल उलूम देवबंद के वेबसाइट पर अगर आप जाइएगा तो मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने एतबार से सवाल किए हैं और उसका जवाब तो तकरीबन एक ही तरह के जवाब आपको मिलेगा, थोड़ा सा कमी बेशी के साथ, लेकिन जो बुनियादी जवाब है देवबंद की तरफ से वो एक ही जवाब है, क्योंकि बेस वही है। इसके हलाल या हराम होने पर जो जिस बात पे बेस है वो बेस एक ही है। तो फिर हमें क्या जरूरत थी इसको लेने के लिए? ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हम लोग दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर ही अमल करते हैं, ठीक है, और उसी बेस पर हमारा स्क्रीनिंग की जाती है। इस पर बाद साथियों की तरफ से एक सवाल ये आया था कि ये फतावा तो बहुत पुराना है, दारुल देवबंद में जो फतावा ऑलरेडी है वो बहुत बहुत पहले से है, यहाँ तक कि अपने पड़ोस मुल्क में भी फतावा मौजूद है, बहुत पहले से ही है ना, कई सालों से चल रहा है। तो चूंकि बाद साथियों ने कहा कि ये पुराना फतावा है, अब हम इस बहस की तरफ नहीं जाएंगे कि पुराना या नया फतावा क्या बोलना सही है या गलत, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। फतावा तो फतावा ही होता है, और जो रूल शेयर मार्केट के लाइन के हैं दारुल उलूम देवबंद की तरफ से वही बातें फतावा पर आती है, जो कि आप दारुल इफ्ता देवबंद की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। खैर, हमारी शरिया टीम ने इसकी जरूरत महसूस करी कि हम अपने सारे तरीके कार को तफसील से लिखकर दारुल उलूम देवबंद के पास भेज दें, ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन और डाउट न रहे। जब ये बात आई कि वो फतावा तो पुराना है जिसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे साथियों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम अपने सारे तरीकेकार को लिखकर जो हम करते हैं इस देवबंद के फतावे के बेस पर जो हम करते हैं प्रैक्टिकल, इसको लिखकर हम भेज देते हैं। और हमने भेजा भी इसको, ताकि कोई डाउट हो, कुछ चीजों तो क्लियर। भेजने की एक वजह ये भी थी कि अगर हमारे तरीकेकार में कुछ कमी या बेसी हो रही है तो वो हमें निशानदेही कर दे, ताकि जाने अनजाने में अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो वो ठीक हो जाए। हो सकता फतावे में जो बात लिखी है हम उसको दूसरे एतबार से समझ गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। जी तो ये वेरीफाई करना जरूरी था। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि फतावा में जो बात लिखी हुई है, एक आदमी प्रैक्टिकल जब उसको कर रहा है तो हो सकता है उसको कोई वो उसको किसी और तरीके से समझ लिया हो, है ना। जी तो हमने अपनी सारी बात लिखी ताकि हमारे तरीकेकार में अगर कुछ कमी बेसी है तो दारुल उलूम देवबंद जो इफ्ता है वो निशानदेही कर दें कि यहाँ आप गलत कर रहे हैं। तो ये तो हमारा पहले एक मकसद ये था कि वहां से हमें पता चल जाए कि हमारे तरीके में कुछ कमी है तो वो बता दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जो हमें जवाब मिला वो बिल्कुल तशफ़ी बख्श जवाब था, और हमारे तरीकेकार में कोई भी कमी उन्होंने नहीं बताई है। जी, कोई बहुत भी बहुत कमी अच्छा। उन्होंने नहीं बताई है, और उसमें कोई करेक्शन की जरूरत भी नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। तो यानी वो सर्टिफाइड कर दिया है कि आप लोग जो कर रहे हो वो सही कर रहे हैं। तो उनका वो लिख देना ही कि आप जिस तरीकेकार पे काम कर रहे हैं वो सही है, यही हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है जिस पर हमें फख्र भी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आगे एक चीज ये भी बता दूं, कुछ चीजें ऐसी भी थी कि जो क्लियर नहीं थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो क्लियर नहीं थी पहले के फतावे में भी, जैसे कि हमें काम करना एनुअल रिपोर्ट में या क्वार्टरली रिपोर्ट में, ये कहीं पहले से लिखा हुआ नहीं था, किसी भी फतावा में ये तफसील से कहीं दर्ज किया हुआ नहीं है। तो चूंकि हम लोग एनुअल रिपोर्ट पर काम करते हैं तो हमने ये भी मेंशन किया उसमें कि हम लोग एनुअल रिपोर्ट पे काम करते हैं। लेकिन तो वहां से उस पर भी मतलब पॉजिटिव जवाब आया कि ये भी कोई मसला नहीं, एनुअल रिपोर्ट पे काम कर सकते हैं हम। एक पॉइंट और भी उसमें ये था कि कैपिटल गेन पर बाज लोग पर्जिंग करने के लिए नहीं बोलते हैं,
صرف ڈیویڈنڈ پہ بولتے ہیں کہ پرجنگ کرنا چاہیے، لیکن ہمارا اپنا جو شریعہ ٹیم ہے وہ اس پر اتفاق رکھتی ہے کہ نہیں، کیپٹل گین پر بھی پرجنگ ہونی چاہیے، اور یہ بھی ہم نے اس میں لکھا تھا، تو اس کا بھی ہمارا وہاں سے پازیٹیو جواب ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہم نے باتیں لکھی تھی تفصیل سے، اس میں وہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں گے، اس میں لکھا ہوا پورے سوالات تفصیل سے لکھا گیا ہے، سب پر پازیٹیو جواب آیا، یہاں تک کہ دیوبند کی طرف سے یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ لوگ جا کے دیکھ لیجئے گا ابھی، تو سینٹنس میں اس کو پڑھ رہا ہوں، بلکہ دیوبند نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے لکھے ہوئے کچھ امور کا شرط ہونا یا نہ ہونا اگرچہ بعض اہل علم کے نزدیک زیر غور ہے۔ جو ہم نے لکھی تھی باتیں، دیوبند کا کہنا یہ ہے کہ اس میں بعض امور پر ابھی تک اہل علم غور کر رہے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر بھی عمل کر لیا جائے، اور الحمدللہ ہم لوگ اس پر بھی عمل کر رہے ہیں، جس پر ابھی بھی پوری طرح اتفاق نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ زیر غور ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو آپ فالو کر لیں تو اور بہتر ہے، جو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں دیوبند کے فتویٰ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں تک تو اس کی یہ وجہ تھی کہ ہم نے پھر دوبارہ سے دارالعلوم دیوبند سے یہ فتویٰ لیا۔ اب اس میں مزید ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ اب ہم ایک آڈٹ ٹیم تیار کرنے والے ہیں، امید ہے انشاءاللہ آگے 1-2 مہینے کے اندر وہ ٹیم تیار ہو جائے گی۔ یہ ٹیم ہماری کام پر گہری نظر رکھے گی، یہ الگ سے ہوگی، جو شریعہ ٹیم کے ممبرز ہیں یہ ان میں سے نہیں ہوگی، یہ الگ ایک ٹیم ہوگی، جو ہمارے ان ساتھیوں نے، جو ہم ساتھی کام کرتے ہیں اس اسکریننگ میں، یہ ان پر نظر رکھے گی، اور ٹائم ٹو ٹائم ان کو کراس ویریفائی، کراس چیک کرے گی کہ آیا ان سے کوئی غلطی اگر ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کریں گے، کیونکہ ہیومن ایرر سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، انسان جو ہے غلطی کا جو پتلا ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں مزید امپروومنٹ لانے کے لیے، ہیومن ایرر سے کو منیمائز کرنے کے لیے وہ آڈٹ ٹیم اپنا کام کرے گی اور اس کو کراس ویریفائی کرے گی، کراس چیک اگین کرے گی، تاکہ ہمارا جو بھی اسٹاکس باہر نکلے، جب ریزلٹ شو کرے اس میں کمپلائنٹ یا نن کمپلائنٹ، تو پوری طرح مطلب ویریفائڈ ہو، چیک ہو، 2 ٹائم 3 ٹائم چیک، اس کے بعد وہ باہر ہے۔ تو ہوپ فلی اس کلیئر now why we get فتاوی again by دارالعلوم دیوبند۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے پورا اپنا جو کیا بولتے ہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر پوری ڈیٹیل میں بتا دی، یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا اور اچھے بہتر طریقے سے اسکرینر ٹیم بھی بنا رہے ہیں۔ اللہ آپ کے اس کیا بولتے ہیں اسٹیپ کو اور قبول فرمائے۔ ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے اتنے آسان طریقے سے یہ پروسیس کو کر کے ہمارے ایک فنگر ٹپ پہ دے دیے ہیں، بس ہم لوگ اس جسے موبائل کا پکچر پہ ہم لوگ اسلامک اسٹاک کی جگہ پہ کلک کرتے ہیں اور اسٹاک کی اسکریننگ ویریفائی کر لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم تمام حضرات آپ لوگوں کو دعا کریں گے کہ اسی طریقے سے آپ قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ جی اگلا سوال یہ ہے کہ اگر اتنا سب ہونے کے بعد میں اگر پوچھوں کہ ہم فائنلی بولیں کہ کیوں ہم اسلامک اسٹاک ایپ فالو کریں، اگر آپ کو فائنل پوائنٹس میں بتانا ہے۔ ہاں جی صحیح بات ہے، بہت سارے ایپس ہیں، آپ کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں، ہے نا، جو شریعہ کو اچھی طرح فالو کر رہے ہیں، رول ریگولیشن کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی اسٹاک، کوئی بھی جو اسلامک اسٹاک اسکرینر ہے، تو ڈفرینٹ نام سے بھی ہو، تو آپ کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری ایک رائے یہ ہے کہ فالو کرے تو کسی ایک کو ہی فالو کرے، فالو کرے تو کسی ایک کو ہی فالو کرے، 2 ناؤں میں پیر نہیں رکھنے کا۔ ایک کو کیوں فالو کرے، 2 کو کیوں نہ کرے فالو؟ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ کر لیں کہ ایک دفعہ اچھی طرح سے جس بھی ایپ کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، آپ خود سے اس پہ ریسرچ کر لیں، خود سے اس پہ ریسرچ کر لیں اور دیکھ لیں کہ ان کا جو طریقہ کار ہے اسکریننگ کا، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کچھ کمی ہے۔ آپ سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنا فیصلہ کر لیں کہ ہاں ہم اس ایپ کو فالو کریں گے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر چینج نہ کریں، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو چینج کبھی یہ کبھی وہ نہ کریں. وہ کریں گے تو پرابلمس ہوگا. کیا پرابلمس ہوگا؟ میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا اگلا سلائڈ اگر آپ دکھائیں تو میں بتاؤں کہ پرابلم کہاں ہوگا. جی یہ ہمارے بلاگ میں بھی آلریڈی موجود ہے، تو ساتھ ہی اس کو سمجھ لیں کہ اگر آپ 2 ایپس کو فالو کریں گے تو پرابلمس کیسے ہوگا. تو نو دا ریزن آف ڈفرینسز. شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس میں بہت سارے ڈفرینسز ہیں الگ الگ ایپس میں. اس کا ریزن کیا پہلے اس کو ہم سمجھ لیں. کسی بھی اسکریننگ والے کو ہم خراب یا مطلب خراب نہ بولیں، اچھا تو بولیں، ہم خراب نہ بولیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ ان کا اسکریننگ کا کرائٹیریا کیا ہے. پہلے آپ اچھی طرح پتا کر لیں. اگر آپ اس کرائٹیریا سے اتفاق کرتے ہو تو فالو کریں، اگر اتفاق آپ نہیں کرتے تو آپ دوسروں کو فالو کریں، پھر اس کو خراب نہ بولیں. اب جیسے کوئی آدمی آمین زور سے بولتا ہے، کوئی آمین دھیرے بولتا ہے، تو دونوں بس اپنے اپنے احادیث سے آپ دوسروں کو خراب نہ بولیں، نہ زور بولنے والوں کو خراب بولیں، نہ آہستہ بولنے والوں کو خراب. آپ کو جو اچھا لگتا ہے اس کو آپ فالو کریں بس. تو اسی رولز کو بھی یہاں اپنائیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ایپس والے صحیح سے فالو کرتے ہیں اس کو آپ استعمال کریں بس. اب دوسروں کو خراب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں سمجھیں آپ پر یہاں لکھا ہوا ہے کرائٹیریا ٹو بی شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس. پھر یہاں لکھا ہوا ہے دوسرے کھانے میں وائی ڈفرینسز ان ڈفرینٹ اپلیکیشن. الگ الگ اپلیکیشن میں ڈفرینس کیوں ہے. تو پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں 5 رولز لکھا ہوا، رول 1، رول 2، رول 3، رول 4، رول 5. یہ وہی ہے جو دیوبند کے فتاوے کے حساب سے جو رولز ہے اسی کو یہاں پر لکھا گیا ہے. کور بزنس حلال ہونی چاہیے، پہلا. نمبر 2، انکم فرام نن شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ لیس دین 5 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی. نمبر 3، انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسیٹس لیس دین 33 ہونی چاہیے. نمبر 4، ان لیکوڈ ایسیٹس ٹو ٹوٹل ایسیٹس ریشیو گریٹر دین 20 ہونی چاہیے. نمبر 5، نیٹ لیکوڈ ایسیٹس ورسز مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ نیٹ لیکوڈ ایسیٹ لیس دین مارکیٹ کیپ ہونی چاہیے. اس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، یہ پورے رولز کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسلامک اسٹاک اسکرین والے اس کو فالو کرتے ہیں اور یہ ویلو کو فالو کرتے ہیں. یہ مین چیز اس کو دیکھنا ہے. اس کو تو سب کوئی فالو کرتے ہیں. انکم فرام نن شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ ہر ایپس والے فالو کرتے ہیں. کوئی بزنس حلال ہوگی ہر ایپس والے تقریباً فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹس ہر اسٹاکس والے فالو کرتے ہیں. تھوڑا سا ایسیٹس میں ڈفرینس آتا ہے اس میں، لیکن یہ ویلو جو ہے نا یہ الگ الگ ہوتا ہے دوسرے ایپس میں. تو اب اس کو ہم یہاں اس لائن سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کور بزنس کو حلال ہونا چاہیے. رول 1 ہمارا بتا رہا ہے. تو لیک آف انفارمیشن اباؤٹ دا کور بزنس آف دا کمپنی may cause differences in compliant and non compliant. کسی بھی کمپنی کے ویب سائٹ پہ آپ کس ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ رہے ہیں، آپ کس سورسز سے جا کے اس کمپنی کے بارے میں، کمپنی کے بزنس کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتا. وہ اسلامک اسٹاک اسکرین والے کہاں جا کے پڑھ رہے ہیں، فلاں اسٹاکس والے کہاں جا کے پڑھ رہے ہیں، نہیں پتا ہمیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کو وہاں سے کیا سمجھ میں آئی کہ اس کا بزنس یہ ہے اور یہ نہیں ہے، یہ ہے تو حلال ہے، یہ ہے تو حرام ہے. تو یہ اگر لیک آف انفارمیشن ہوگا تو کور بزنس پہ فرق پڑ جائے گا. کہ ہو سکتا ہے اسلامک اسٹاک اسکرین والے اس کور بزنس کو انہوں نے حلال لکھا ہو، کیونکہ ان کے اپنے اسٹڈی کے مطابق یہ کام سارے حلال تھے. لیکن دوسرے جو ایپس والے ہیں وہ جہاں سے اسٹڈی کیے وہاں پر کچھ ان کو ایسا لگا کہ بزنس کا بہت سارا حصہ حرام والا حصہ ہے، تو وہ اس کو نن کمپلائنٹ لکھیں گے. تو یہ اس وجہ سے ڈفرینس آ سکتا ہے. پہلی بات. دوسری بات، انکم فرام نن شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ ہم لوگ فالو کرتے ہیں لیس دین 5 ہونی چاہیے. اب یہاں دیکھیں لیس دین 5 اور لیس دین 3. سم پیپل کنسیڈر لیس ویلو، سم پیپل ڈونٹ کنسیڈر BFSI انکم از نن شریعہ فور IT کمپنیز. یہاں 3 باتیں ہیں. کچھ ایپس والے لیس دین 3 مان کے چلتے ہیں. اچھا، کچھ ایپس والے BFSI انکم اس کو نن شریعہ مانتے ہی نہیں ہے. اس انکم کو نن شریعہ انکم مانتے ہی نہیں ہے.
اور کچھ اس کو نرسریہ انکم مانتے ہیں. تو جب یہ کیلکولیٹ کریں گے نا نن سریہ انکم جب یہ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ اسلامک اسٹاک اسکرین والے اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو نن سریہ مانتے ہیں. ہو سکتا ہے دوسرے ایپ والے اس کو نہیں مانتے تو یہ اس کو ایڈ نہیں کریں گے. اب جب نہیں کریں گے تو پھر اس کا ویلیو میں ڈفرینس آئے گا تو پھر کمپلائنٹ ان کمپلائنٹ میں ڈفرینس آئے گا. یہ دوسری وجہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرے رولز میں ہم نے کیا دیکھا ہے, انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسیٹس لیس دین 33%. اس میں دو چیزیں ہیں. کچھ لوگ ٹوٹل ایسیٹس کو مانتے ہیں بیس اور کچھ لوگ مارکیٹ کیپ کو مانتے ہیں بیس. تو یہ ایک بڑا ڈفرینس آ گیا. دونوں کا ویلیو الگ الگ ہوتا ہے. جب یہ حساب کریں گے تو لیس دین 33% میں ہو سکتا ہے کسی کا کم آئے کسی کا زیادہ آ جائے. یہ پہلا ریزن ہے. یہاں بھی آپ کو ڈفرینس مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے وجہ سے بھی آپ کو ڈفرینسز ملے گا. نمبر پہلا ایسیٹس اینڈ مارکیٹ کیپ. نمبر دوسرا پوائنٹ رول 3 میں کیا ہے, کوئی 33 مانتے ہیں, کوئی 33.33 مانتے ہیں اور کوئی 37 مانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ڈفرینس آ جائے گا پھر. ٹھیک ہے. نمبر چوتھا ان لکوڈ ایسیٹس ٹو ٹوٹل ایسیٹ ریشیو ہم مانتے ہیں گریٹر دین 20 ہونی چاہیے. لیکن بعض لوگ گریٹر دین 20 کی جگہ بعض لوگ گریٹر دین 25 مانتے ہیں, بعض 33.33 مانتے ہیں اور بعض گریٹر دین 50 مانتے ہیں. تو ہمارا تو 20 سے بڑا تو ہم نے حلال کیا, لیکن جو 50 سے اوپر مانتے ہیں وہ تو اس کو حلال نہیں کریں گے, وہ تو حرام کر دیں گے اس کو. یہاں بھی ڈفرینس آ جائے گا. ٹھیک ہے. لاسٹ نیٹ لکوڈ ایسیٹ ورسز مارکیٹ کیپٹلائزیشن, یعنی نیٹ لکوڈ جو ہے وہ لیس دین مارکیٹ کیپ ہونی چاہیے. بعض تو اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں. رول نمبر 5 کو بعض ایپس والے کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں. تو جو اس کو کنسیڈر کرتے ہیں ان کے ویلیو میں ہو سکتا ہے یہ حرام ہو جائے, لیکن چونکہ تو کنسیڈر کرتے ہی نہیں ہے تو اس کو حلال ہی لکھیں گے, تو کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے اس کو, تو 4 کو ہی فالو کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری وجوہات سے وہ کمپلائنٹ نن کمپلائنٹ میں ڈفرینس ہوگا. اسی لیے آپ کسی ایک کو ہی فالو کریں. سب سے پہلی بات ہم نے یہ کہی. اب سوال یہ تھا کہ وائی شوڈ وی فالو اسلامک اسٹاک ایپ. ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ ایسی خصوصیت ہے نا جس کے وجہ سے ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس ایپس کو فالو کرو. وہ خصوصیت کیا ہے کہ اس ایپس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہے. یہ ایک ایسا یونیک ایپ ہے جس میں آپ سارے کرائٹیریا کے ویلیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور خود سے بھی کراس ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وائی پرٹیکولر اسٹاک کمپلائنٹ اور نان کمپلائنٹ. اور اگر آپ کو کچھ ڈسکرپنسیز یا ان ایکوریسی دکھتی ہے تو آپ ہماری ٹیم کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ کو فوراً رپلائی کرے گی. اور ساتھ ساتھ ہم نے نیو اپڈیٹ میں اسکریننگ نوٹس کا سیکشن ایڈ کیا ہے جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ اس ایپ کی ایک یونیک سہولت ہے جو دوسری جگہ آپ کو نہیں ملے گی. دوسری بات, اس ایپ میں تقوی سیٹنگ نام کر کے ایک بٹن ملے گا آپ کو, جس میں آپ اپنے تقوی کے اکارڈنگ اور بھی زیادہ اسٹرکٹ اور مور کنزرویٹو سیٹنگ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یعنی اگر مان لیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ بیئرنگ ڈیبٹ زیرو ہم لیں گے. انٹرسٹ بیئرنگ ڈیبٹ جو ہے ہم کو زیرو چاہیے, تو آپ اس سیٹنگ میں جا کے زیرو ایڈ کر دیں, زیرو اپنا ویلو ڈال دیں. اس کے بعد جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو جو اسٹاکس ملے گا وہ زیرو ڈیبٹ والا ہی ملے گا. تو یہ اس طرح کا ایک سیٹنگ ہے. اس میں اور بھی دوسرے سیٹنگز ہیں. آپ اپنے اعتبار سے وہ سیٹنگز کر کے اس کے مطابق اپنے اسٹاکس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسی اسٹاکس میں ملے گی, آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گی. تو ہم سجیسٹ تو یہی کریں گے کہ آپ اس کو استعمال کریں تاکہ آپ یہاں پر اپنے سے بھی خود سے بھی ریسرچ کر سکتے ہیں اور آپ ویلو سب آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ یہ کمپلائنٹ
क्यों है, कंप्लायंट नहीं है तो इसकी वजह क्या है, कंप्लायंट है तो इसकी वजह क्या है। होप मैं आंसर दे चुका हूँ। जी जी डॉक्टर जी, साहब। क्लियर, बहुत क्लियर आंसर दिए हैं, एप्लीकेशंस पे भी है। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को बताऊंगा कि कुछ लोग ऐप को बगैर ईमेल की आईडी से लॉगिन करे देखते हैं तो उनको चेंजेस नजर नहीं आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने एप्लीकेशन को हर वक्त लॉगिन में रखें। जब भी शरिया कॉम्प्लेंट देखते हैं लॉगिन होना फर्स्ट जरूरी है। सेकेंड, कुछ लोग बोलते हैं मेरे ऐप में जो है वो एक पर्टिकुलर स्टॉक कॉम्प्लेंट बता रहा है लॉगिन के बाद और एक में नॉन कॉम्प्लेंट बता रहा है। भाई उसको आप तकवा सेटिंग्स देखें, जो अभी यहाँ पे जो दिखाई गई वो तकवा सेटिंग्स आप रखेंगे तो आपको वो कॉम्प्लेंट स्टेटस उस हिसाब से देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपने आफ्ताब भाई। अब आपको आखिरी 2-3 सवाल ही पूछूंगा। इस्लामिक स्टॉक ऐप वाले शरिया स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, जरा सा तफसील से बताएं। थिंक ये ऑलरेडी आपने आंसर कर दिया होगा, अगर आप इसको रिफ्रेश कर देंगे तो दोबारा। जी जी, क्वेश्चन 6 का ही वो पीपीटी वाला जवाब था, करेक्ट? हाँ नहीं, इसमें थोड़ा सा हम बता दें जी कि जी जैसे हमने कहा कि हम देवबंद के फतावे पर ही अमल करते हैं। मैं सिर्फ एक फर्स्ट क्राइटेरिया के बारे में बता दूं कि जिस तरह फर्स्ट क्राइटेरिया, मान लीजिए कि जो स्क्रीनिंग वाले हमारे बंदे हैं वो बिजनेस को जो रिसर्च करते हैं, तो कहाँ से रिसर्च करते हैं, यानी इस कंपनी का बिजनेस कंप्लायंट है कि नॉन कंप्लायंट। तो वो एनएससी और बीएससी के वेबसाइट पर जाकर वहाँ कंपनी के बिजनेस के ताल्लुक से डेटा अवेलेबल होती है, उसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, वहां से अगर हमें पता चल गया कि हाँ ये बिजनेस जो है ये जायज है तो हम उसको जायज मान के चलते हैं, अगर वहां नाजायज मिला तो नाजायज मान के चलेंगे। अच्छा, अगर बिजनेस शरिया के दायरे में होती है तो पास कर दी जाती है, अगर शरिया के दायरे के बाहर होती है तो उसको नॉन कंप्लायंट करके फेल कर दिया जाता है। इसमें एक बात यह है कि अगर कंपनी के बिजनेस में कुछ हलाल और हराम खलत मलत अगर दिखता नजर आ रहा है, तो आज ऐसी भी कंपनी होती है जिसमें कुछ शक पड़ जाता है कि ये पता नहीं हलाल है कि हराम है, और ऐसे मसाइल हमेशा आते रहते हैं। जब इस तरह के मसाइल आते हैं तो फिर वो खुद से डिसीजन नहीं लेते स्क्रीनिंग वाले, बल्कि वो अपने मसाइल को शरिया टीम के सामने रख देते हैं कि इस स्टॉक्स में ये मसला आ रहा है, इसका बिजनेस ये है, तो ये हमें शक पड़ रहा है कि ये हलाल में गिनती में आएगा कि हराम में गिनती में आएगा। जैसे एक एग्जांपल देके मैं बात इस सवाल को मतलब पूरा कर दूंगा कि एक दफा एक मसला ये आया कि एक कंपनी ब्लेड बनाती थी, तो स्क्रीनिंग वाले बाद साथियों के जहन में आया कि चूंकि ब्लेड से अक्सर दाढ़ी ही मुड़ा जाता है, तो उनको लगा कि नहीं, ये तो मतलब ये कंपनी ही नाजायज हो जानी चाहिए, क्योंकि ब्लेड का अक्सर इस्तेमाल दाढ़ी मुड़ने में ही होता है, जो कि जायज नहीं है। बाद साथियों का कहना था कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, इसका और भी इस्तेमाल है, सिर्फ दाढ़ी तो नहीं मुड़ा जाता, ब्लेड से और भी काम होते हैं। तो खैर ये बात शरिया टीम के पास, उलमा इकराम के पास रखी गई और तकरीबन 1-2 दिन तक उस पर बातचीत हुई। कुरान हदीस की रोशनी में उलमा इकराम ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, ब्लेड की कंपनी बनाने वाली को हम मतलब बिजनेस को हराम नहीं कह सकते, क्योंकि ब्लेड का इस्तेमाल सिर्फ दाढ़ी मुड़ने के लिए नहीं होता है, उसके बहुत सारे दूसरे इस्तेमाल हैं, तो ये हलाल होगी। तो हमने एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि पता ये चले कि हम सिर्फ बिजनेस को पढ़कर और ऐसी डिसीजन नहीं ले लेते हैं, बल्कि अगर जहां शक पड़ जाए कि पता नहीं ये हराम है कि हलाल है, तो उसको शरिया टीम के सामने रखी जाती है और महकराम उस पर बातचीत करते हैं, अपनी राय रखते हैं, फिर फाइनल डिसीजन होता है, तब उसको ऐप्स में डाला जाता है। तो ये तो हमने एक बिजनेस के बारे में बात की। इसी तरह 5 क्राइटेरिया पे जब नॉर्मल होती है तब तो वो नॉर्मल अपना डिसीजन ले लेते हैं, जो मतलब पक्की ठक्की बात होती है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जहां भी शक पड़ता है तो फिर उसको ग्रुप में शरिया टीम के पास लाई जाती है और वहां फिर इसकी डिसीजन लेके इसको बाकायदे फिर ऐप्स में अपलोड किया जाता है। जी जी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। 1-2 और सवाल भी आए हैं, उसको मैं पूछ लूंगा। आप ये बताइए कि ज़कात ऑन शेयर पर आपकी कुछ बातें हमारे लिए जरूरी है।
ہاں ڈاکٹر صاحب، زکوٰۃ آن شیئر پر اور پرجنگ پر، اس پر پوری تفصیل سے 2 سیشن الگ سے انشاءاللہ ہم کریں گے اور اس میں ساری باتیں رکھیں گے، کیونکہ یہ صرف سوال کا جواب اس طرح دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے جو سلائڈس وغیرہ وہ بھی دکھایا جائے گا، تو اس کے لیے کبھی الگ سے سیشن کریں انشاءاللہ، زکوٰۃ پر بھی اور پرجنگ کے طریقہ کار پر بھی، اور اس کے ساتھ کوشچن آنسر سیشن بھی اس کے لیے الگ سے کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی جی بالکل بہتر ہے. آنے والے اگلے کوشچنز لوگوں کے لے لوں گا میں، تو آپ کو اس فارمیٹ میں آپ کو آسانی ہوگی کہ ہم لوگ اس کا بھی ایک لائیو لے لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے لوگوں کے کچھ سوال اٹھیں گے. تو اگر آپ فری ہیں تو ہماری ریکویسٹ سنڈے لائیو اس فی پر آپ آ جائیں رمضان کے 1 ہفتے یا 2 ہفتے پہلے، اگر آپ فری ہیں تو انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ پلاننگ کر کے بتا دیں گے۔ جی جی. تو آخری میں یہ کہ آپ فری ہے یا پیڈ ہے؟ ہاں یہ فری ہے یا پیڈ ہے؟ جی جی صحیح۔ آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، مجھے تو ٹوٹلی فری لگتا ہے، کیونکہ یہ ایپ کا بیسک مقصد تو شریعہ اسکریننگ تھا، اور ماشاءاللہ جب سے میں 13-14 مہینے سے جو سن رہا ہوں، جو یوز کر رہا ہوں، جو مجھے کلیئرلی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شریعہ کے کتنے بھی ایپ جو دوسرے اویلیبل ہیں اپنے مارکیٹ میں یا شیٹس ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کچھ فارم میں پیڈ ہے فار شریعہ اسکریننگ. تو الحمدللہ ہمارا اسلامک اسٹاک ایپ مجھے تو کمپلیٹلی فری لگ رہا ہے. دیر از نو بانڈنگ اور نو کمپلشن الحمدللہ. جی بس یہی بات ہے کہ جو اسکریننگ کا جو اس کا پارٹ ہے پورا کا پورا، وہ انویسٹرز اور ٹریڈرز کے لیے پوری طرح فری ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور اس ایپس کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ کم سے کم اسٹاکس کی طرف سے، حرام حلال کی طرف سے بالکل مطمئن ہو، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ٹریڈ کر سکے آرام کے ساتھ. ہاں اس میں کچھ پریمیم سروس ضرور رکھا گیا ہے. جو پیڈ سروس ہے وہ اگر آپ چاہیں، آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ استعمال کریں، آپ نہ چاہیں تو استعمال نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، میرا اپنا بھی تجربہ ہے کہ جنرلی فری میں جو سروسز ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے. آپ کو کسی دوسرے سروس کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ لے لیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس میں، ہے نا. اس سے جو انکم جنریٹ ہوتا ہے وہ بھی ایپس کے لیے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے لگایا جاتا ہے، لیکن وہ اس کو الگ رکھیں. اس ایپس جو ہے یہ ٹوٹلی فری ہے. اس کا جو روح ہے نا، اس ایپس کا جو روح ہے کہ لوگوں کو اسٹاکس جانچ کر کے فراہم کر دینا کہ حرام ہے کہ حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، کمپلینٹ ہے کہ نان کمپلینٹ ہے. تو یہ اس کا جو روح ہے وہ بالکل فری ہے. باقی الگ سے جو چیزیں ہیں وہ کچھ پریمیم ہے، اس میں آپ چاہیں تو پیڈ سروس دے کے استعمال کریں، نہ چاہیں تو استعمال نہ کریں. جی ڈاکٹر تو صاحب، آفتاب بھائی یہاں پہ اگر ساتھیوں کو کوئی سوال ہے تو میں سوال لے سکتا ہوں، مسئلہ نہیں. نہیں، مجھے ایک سوال تو آپ ہمارے منیس نجمی صاحب ہیں، ان کا بالکل بیسک سا سوال ہے کہ جو ورڈز ہے نا، جیسے کہ اسکریننگ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، پرجنگ، کمپلینٹ اور نان کمپلینٹ، یہ انگلش لفظ ہے، مطلب لفظ ہے. تو اس کو آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ اسکریننگ کو کیا کہیں گے آپ اردو میں؟ اچھا، اسکریننگ کو اردو میں یہ کہیں گے، اسکریننگ کو اردو میں کیا کہیں گے ہم؟ جیسے ٹھیک ہے، جیسے پرجنگ کا مطلب تطہیر کرنا. پرجنگ کا مطلب ہو گیا تطہیر کرنا، یعنی میں تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا سمجھنے کے لیے. یعنی جو بھی کسی ایپس میں مان لیجیے کسی اسٹاکس میں 2-3% مطلب امپیور انکم اس میں آ رہا ہے، انکم اس میں آ رہا ہے 2-3%، ٹھیک ہے. تو وہ تو آپ کے انکم میں آ رہا ہے. اگر آپ اس سے ڈیویڈینڈ حاصل کر رہے ہیں یا کیپٹل گین حاصل کر رہے ہیں تو آپ کے اس میں آ رہا ہے. تو اس مال کو آپ کے پروفٹ میں سے نکالنے کو تطہیر کر رہے ہیں، یعنی پرچ کر دینا، نکال دینا اس کو نا. اس کو اردو میں تطہیر کرنا، یعنی آپ کے مال کو پاک کر دینے کے لیے تطہیر کا اس کا استعمال کرنا، تطہیر کر دینا، یہ ہو گیا پرچی. اسکریننگ بولے تو جیسے دیوبند کے جو فتاوی میں لکھا ہے کہ بھائی کمپنی کا کور بزنس حلال ہونی چاہیے، اس کا انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹ اتنا % ہونی چاہیے. تو اس مطلب اس پوائنٹ میں کسی بھی اسٹاکس کو جانچنے کا نام اسکریننگ ہے کہ اس پوائنٹس کو وہ اسٹاکس فلفل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اگر فلفل کر رہا ہے پورا
تو ہم بولیں گے کمپلائنٹ ہے، یعنی شریعت سے میچ کر رہا ہے، وہ شریعت کے اعتبار سے وہ اپرووڈ ہے، صحیح ہے. اور اگر وہ مان لیجیے کمپلائنٹ نہیں ہے، یعنی وہ اس بیس کو فلفل نہیں کر رہا، جیسے 33.33% ہم کو چاہیے لیس دین، لیکن وہ 33.33 سے زیادہ ہو رہا ہے تو وہ نن کمپلائنٹ ہو رہا ہے، یعنی اس سے میچ نہیں کر رہا ہے بیس سے. تو بیس سے جب میچ نہیں کرے گا تو نن کمپلائنٹ ہو جائے گا، یعنی شرعی اعتبار سے وہ جائز نہیں ہوگا ہمارے لیے، تو اس کو ہم نن کمپلائنٹ بولیں گے، شریعت سے میچ نہیں کر رہا. یہ ہو گیا نن کمپلائنٹ کمپلائنٹ، اور یہ ہو گیا. اور چوتھا کیا تھا؟ اسکریننگ میں ہم نے بتا دیا اسکرین کہ جس کمپلینٹ نان ہاں کمپلینٹ کی ورڈ. جی ہاں جی. اور کوئی سوال؟ جی ایک سیکنڈ، ابھی ایک سوال آپ کو میں نے ایک کام کرتے ہیں، لائیو میں سے 2 لوگوں کے سوال ہیں جو انہوں نے ہاں پرسنل میں مجھے لے میسج. لیجیے سوال، ڈائریکٹ پوچھ لے، مسئلہ نہیں. منیس نجمی صاحب کو پوچھ لیتا ہوں کہ ان کا سوال کلیئر ہوا کہ نہیں. منیس نجمی بھائی آپ انمیوٹ ہیں. جی الحمدللہ کلیئر ہو گیا. اور بھی ایسے جیسے عام طور سے جو ہم لوگ انگلش میں الفاظ یوز کرتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے، تو میں نے اسی لیے یہ کیا تھا. تو اسکریننگ کو مطلب بہت اچھے سمجھا، تحقیق کرنا، جائزہ لینا، پرکھنا، جانچنا، یہ ساری چیزیں اسکریننگ میں آ جائیں گی. مطلب چھان بین کر کے پتہ کرنا کہ اسٹاک واقعی میں صحیح ہے یا پھر نہیں ہے. جی ارے بھائی سب لوگ مجھے پرسنل میں ڈی ایم مت کرو، میں شریعہ اسکریننگ بورڈ میں نہیں ہوں، میں ڈاکٹر ہوں. سوال پوچھے ڈائبٹیز پوچھے. یا ڈائریکٹ سوال پوچھ لے. جی اب باقی ایک فیضان صاحب کو میں نے انمیوٹ کیا ہے، ان کا کیا سوال ہے؟ السلام فیضان علیکم. بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی، میرا ایک کویشچن تھا کہ آپ جو اسکریننگ پروسیس کر رہے ہو تو اس میں ایک پیرامیٹر دیکھ رہے ہو کہ مطلب ٹوٹل ایسٹ جو بھی ہے، مطلب انٹرسٹ بیئرنگ جو ڈیبٹ کا جو ہے وہ ٹوٹل ایسٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہو. باقی ایک دوسری سائڈ میں نے دیکھا تو مطلب وہ مارکیٹ کیپ کے حساب سے دیکھتے، اور اس میں ریزن یہ دے رہے کہ کچھ آئی ٹی کمپنیز ہوں گے تو ان کے تو اتنے ایسٹ ہوں گے نہیں یا اس طریقے سے. تو آپ اس کنکلوژن پہ کیسے آئے کہ ٹوٹل ایسٹ کو مطلب مان کے چل رہے ہو؟ اس کنکلوژن پہ آئے کیسے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ ہم تو پہلے ہی کہا کہ ڈفرینسز موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی شریعت میں کوئی اس طرح سے حکم نہیں ہے کہ آپ ٹوٹل ایسٹس کو مانے یا دوسرا کیا تھا مارکیٹ کیپ کو مانے. شرعی اعتبار سے یہ کہیں آپ کو ملے گا نہیں کہ آپ اس کو مانے اور اس کو نہ مانے، یا اس کو مانے یا اس کو نہ مانے. تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ یہ ڈفرینسز موجود ہیں اور یہ رہے گا، اس کو ایک نہیں کیا جا سکتا. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم مارکیٹ کیپ کو مانیں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. باقی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ دلیل اس کے ساتھ ہم کیا دیں گے، کیونکہ وہ اوپن ہے اس میں. اور یہی بات ہم نے دیوبند میں لکھ کے بھیجی کہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اگر ان کو روکنا ہوتا تو وہ نشاندہی کر دیتے کہ آپ اس کو روک کے اس کو ادھر لے کے چلے آپ، ٹھیک ہے. جی آگے چلیں، دوسرا کوئی سوال ہے تو کریں. ڈاکٹر صاحب ہیں؟ ایک سیکنڈ سفیان بھائی آپ اپنا سوال پوچھیں، میں مائک میوٹ کر دیا تھا مارک مدرس. سفیان بھائی آپ نے سوال پرسنل میں پوچھنا ہے تو آپ پبلک میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ کے پاس یہ پوچھنا تھا کہ جو ہم پیوریفائی کرتے ہیں کیپیٹل گین کو یا ڈیویڈنڈ کو، تو اس میں ہم جو ہمارا رول ہوتا ہے ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسٹ والا جو 33% سے کم ہونا چاہیے، اس کو ہم پیوریفائی میں کیوں نہیں لیتے ہیں؟ صرف امپرمیسیبل انکم کو ہی کیوں پیوریفائی کرتے ہیں ہم لوگ؟ سوال نہیں سمجھ، اور تھوڑا کوئی ایپس کو کھول کے اسکرین دکھائیں گے، اس میں سمجھ میں آئے گا. جی آفتاب بھائی کیا کچھ میں دکھانا ہے اسکرین آپ کو؟ ہاں وہ ایپس اسلامک اسٹور ایپس کھول سکتے ہیں. مجھے کھولنا پڑے گا تو میں یہاں سے ڈسکنیکٹ. ہاں اس کو ہٹا، ایپس کھول کے بتا دو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں.
जी, मैं दरअसल ध्यान नहीं दिया। जी सुफियान भाई आप बोलिए, क्या सवाल है आपका? सवाल ये था कि जो हम डेट टू टोटल एसेट्स देते हैं जो 33% से कम होना चाहिए, वो आवाज शेयर आपकी बहुत धीमी हो रही है, जरा ऊंचा बोलिए। जब हम मैं समझ गया था उनका क्वेश्चन क्या है। जी जी आप जवाब दे जी रहे बोल काशिफ। जी आप जवाब दीजिए काशिफ। जी उनका क्वेश्चन ये था कि हम जो प्यूरिफाई करते हैं वो नॉन शरिया इनकम का करते हैं ना हम लोग प्यूरिफाई, तो वो कह रहे हैं कि हम डेट टू टोटल एसेट्स वाला जो रेशो है उसको प्यूरिफाई क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी तो इंटरेस्ट बेरिंग डेट है। तो इनका जवाब ये है कि वो इंटरेस्ट बेरिंग डेट है, वो कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, उसकी इनकम में वो इंटरेस्ट शामिल नहीं हो रहा है। ताकि हम प्यूरिफाई किसको करते हैं, जो मतलब गंदगी जो है वो अगर शामिल हो जाए किसी रीजन से तो हमको उसको निकालना होता है, उसको पाक करना होता है। हम इंटरेस्ट बेरिंग अपने कंपनी जो है वो इंटरेस्ट बेरिंग डेट की वजह से वो इंटरेस्ट दे रही है, पे कर रही है किसी और को, तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट बेरिंग ट्रांजैक्शन के लिए हमें कंपनी के एजीएम में आवाज उठाना है कि भाई आप जो है इंटरेस्ट बेरिंग डेट की जो ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट बेरिंग जो ट्रांजैक्शन है उसको ना करें। उसके लिए सैंपल लेटर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन प्यूरिफाई जो है वो सेकंड रूल के हिसाब से ही होगा, है ना। सुफियान भाई जी बात आई समझ? जी बिल्कुल आगे समझ। जी जी और कोई सवाल है? जी जी और कुछ साथियों के भी हैंड रेज हैं। मैं मुजम्मिल अहमद, आप पूछ सकते हैं, 2 या 3 रैंडम में क्वेश्चंस अनम्यूट हाँ करो। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बोल रहे हैं कि जैसे कि जो प्यूरिफाई करना है, तो जैसे कि हम लोग ज़कात रमज़ान में एक बार निकालते हैं, तो अगर 5 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में, तो जो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है उसको मैं नोट करके रखूं और एक ही बार साल में निकालूं, तो वैसा नहीं है क्या? आप ज़कात और शेयर पे बात कर रहे हैं या पर्जिंग की बात कर रहे हैं? अलग अलग मसला है ना, पर्जिंग नहीं अलग है, ज़कात अलग है। नहीं पर्जिंग पे ही बात कर रहे हैं। जैसे ज़कात तो हम लोग एक ही बार निकालते हैं रमजान में, जो भी हमारा ये है, ज्वेलरी है या फिर एसेट्स है उसके ऊपर, तो उसको हम देते हैं। मैंने एक से आम तौर से रमजान में निकालते हैं, उसको मैं तकसीम कर देते हैं। तो हम अगर ये जो प्रॉफिट वाला जो पर्जिंग वाला है उसको भी अगर उसी टाइम निकालें तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ सालाना निकाल सकते हैं, मसला नहीं है। अगर आप प्रॉफिट मिलते ही निकाल दे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट मिला, आप अपने से परसेंटेज निकाल के हटा दिए, 500 कर लिए। अगर उतना हमेशा नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा सालाना में एक दफा हिसाब किताब करके उसको पर्ज कर दीजिए पूरा। और पर्जिंग जो है सिर्फ प्रॉफिट पे है क्या? प्रॉफिट पर भी है, डिविडेंड पर भी है। हाँ, जो मैंने मान लिया कि मैंने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया किसी स्टॉक में, उसमें हमको मान लिया मैंने 60,000, मैंने 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 पे ही पर्जिंग करेंगे ना, 10,000 का ही ना? हाँ प्रॉफिट जितना हुआ उसी पर है। हाँ वही, जी ठीक, जज़ाकल्लाह। अगर इजाजत दें तो कुछ मैं बोलना चाहूंगा, अगर बोले। जी मुनीस नजमी भाई बोलिए। जी अभी मुजम्मिल अहमद साहब का जो सवाल था, तो उसमें मुझे एक चीज ये समझ में आई, या फिर अगर वो नहीं भी है तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे कि जो पर्जिंग है तो वो नन कंप्लायंट स्टॉक है, उस पे है, मतलब जो पैसा जायज नहीं है, या फिर जो और ज़कात का जो मसला है तो वो हम सिर्फ जो हलाल पैसा है उस पे हम ज़कात देते हैं, जो पूरा प्योर पैसा है। लेकिन जो इम्प्योर पैसा है उस पे हम जो पर्जिंग कर रहे हैं वो पैसा जो है वो सही नहीं है, तो उसको कहीं ये ना समझ ले हम कि हम ज़कात के साथ उसको निकाल रहे हैं। तो वो नहीं वो पता है, वो पता है, ये क्लियर कर दे रहा हूँ उसको कि ऐसा ना हो कि कुछ समझ लें कि उसको ज़कात के साथ मिला के निकाल दें तो ज़कात भी हो जाएगी ऐसे ही। नहीं वो पता, वो कि बिना सवाब के नियत से देना, वो मेरे को पता है। वो तो असल में क्योंकि यहाँ जी तो मतलब जहन है और इंडो का तो एक तरह से बन गया कल्चर के रमजानी में निकालते हैं ज़कात, ऐसा नहीं है। ज़कात तो जो साल में आपका जिस टाइम भी पूरा हो रहा है साल का जो कोर्स है, चाहे वो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, उसी वक्त निकाल देना चाहिए। हाँ वो डिले कर सकते हैं या फिर आप उसको पहले दे सकते हैं, वो एक अलग मसला है कि कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तो ये है कि जैसे टाइम पीरियड आपका 1 साल पूरा हो जाए आप उसको उस वक्त निकाल दें। तो पर्जिंग में तो ज़कात या फिर कोई सवाब की नियत नहीं रहेगी। जी
दीजिए और बस एक और स्टॉक्स में जो पैसा लगा है उसके ज़कात के मसाइल अलग है थोड़ा सा, ठीक है, वो अलग उसके से लिए सेशन होगा तो उसमें तफसील से बात होगी, उसके लिए अलग सेशन कर लेंगे क्योंकि अलग फिर सेशन वो करेंगे, उसमें वो इसमें बहुत मिक्सअप अभी नहीं होगा। कि उसमें इंशाल्लाह आपकी हम इम्पोर्टेंस समझ गए हैं कि ज़कात के लिए हम अलग सा सेशन कर लेंगे और ज़कात ऑन स्टॉक्स का भी देख लेंगे। उसमें भी वो भी एक बड़ा इश्यू होता है कि कई लोगों को पता नहीं कि हम ज़कात अपने जैसे अपनी इनकम का निकालते हैं या अपने जो भी माल जमा किए उसका निकालते हैं, जो भी कमोडिटी होती है, तो आप हमको उसकी भी एक संडे लाइव में आकर तफसीर बताइएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, तो और एक लास्ट एक सवाल ले लें, एक लास्ट सवाल ले लें बस। एक लास्ट सवाल किसका लूं? जिन साहब जो पहले कभी हैंड रेज नहीं किए, मोहम्मद गौस जी पूछो। मोहम्मद गौस भाई जी। अब मेरा ये सवाल मेरा दो सवाल था। पहला तो ये था कि अगर कोई स्टॉक कंप्लाइंट है और आगे जाके वो नॉन कंप्लाइंट हो जाता है तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप लोग? दूसरा ये सवाल था कि ऐसे सिचुएशन को अगर आप जो इस्लामिक स्टॉक ऐप पे अगर हम आईडी से उसको ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन हो जिसमें हमने जितने स्टॉक लिए उसका नाम ऐड करके रखे, और जैसा आपने कहा कि हम रीचेक करते, कंप्लाइंट स्टॉक को भी हम रीचेक करते रहते, अगर वो आगे जाके नॉन कंप्लाइंट बन जाता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को एक नोटिफिकेशन आ जाए इसकी प्रोफाइल में कि आपका जो ये शेयर है वो नॉन कंप्लाइंट में कन्वर्ट हो गया, तो इससे इजीली ट्रेस कर सकते। तो ये दो सवाल का आप जवाब दे दीजिए, ऐसा हो सकता है क्या? बस काशिफ भाई है जी जी। पहले टेक्निकल क्वेश्चन का सवाल आंसर है। इनका ऑलरेडी ब्लॉग में है। पहले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था इनका उसका आंसर ब्लॉग में है ऑलरेडी। व्हाट टू डू व्हेन शरिया कंप्लाइंट स्टॉक स्टेटस चेंज, है ना, इस नाम से एक है ब्लॉग ऑलरेडी, उसको आप देख लें, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो मेन पेज पर ही करंट स्टेटस जो चेंज होता है ना वो दिख जाता है अभी न्यू अपडेट में, और आपका जो पोर्टफोलियो है वो उसको आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उसमें पोर्टफोलियो का भी ऑप्शन दिया हुआ है और वॉच लिस्ट के अंदर भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप नॉर्मली वहीं जाके नॉर्मली चेक कर लेंगे, विजिट कर लेंगे वीकली एतबार से भी, तो भी आपको वहाँ पर अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो वहाँ पर भी दिख जाएंगे। और अगर कंप्लाइंट स्टेटस चेंज होता है तो फ्रंट पेज पे अगर मतलब जो रिसेंटली अपडेट करके लिखा आता है ना वहाँ पर वो आपको दिख जाएगा तुरंत। करेक्ट जी, शुक्रिया। आखिरी में किसी को पूछना है हमारे एडमिन्स में से, कोई सवाल पूछना है? वालेकुम जी, आप इजाजत दे तो मेरा एक सवाल है। माशाल्लाह आप लोग जो खिदमत कर रहे हो बहुत ही काबिल एहतराम है। अल्लाह आपको की खिदमत को खूब कबूल करे, क्योंकि आप हलाल और हराम के बीच में खड़े हो, आप हमारे रहबर हो माशाल्लाह। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो स्क्रीनिंग टीम है, जो मेंबर्स है उसके, तो उनको ये जो खिदमत करते हैं जो स्टॉक्स की स्क्रीनिंग की, तो इसके लिए क्या उनको कोई उजरत या कुछ सैलरी मिलती है? मैं ये सवाल बड़े अदब से पूछ रहा हूँ कि इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसी को गलत फहमी नहीं रहे। मुझे तो नहीं मिलती है, बाकी काशिफ भाई बताएं मिलती है आपको? मुस्कुरा रहे, मिलती है इसका मतलब? नहीं, असल में सब फीसिबिलिटी काम है सब ये, और यानी अब क्या ही बताएं। असल में सब लोग जुड़ते ऐसे ही गए हैं सब, मतलब कोई अल्लाह के लिए ही काम हो रहा है सब, ये फीसिबिलिटी ही काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो मुझे भी नहीं मिलती भाई, कई लोग समझेंगे कि मैं मिलता जी, इसीलिए मैंने सवाल किया। आप प्लीज बुरा ना लगाए कि ये जो स्क्रीनिंग का काम होता है, तो मेरी नज़र में मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा आपका वक्त लगता होगा, सलाहियतें लगती होगी और काफ़ी मेहनत लगती होगी, तो इसीलिए एक ज़हन में ख्याल आ गया तो पूछ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मुझे किसी ने बोला आप इस्लामिक स्टॉक को बढ़ चढ़ के प्रमोट करते, बोला भाई मेरे पास फ्री टाइम है, मेरे दिल में उसके लिए खास जगह है, और अल्लाह ने इस स्टॉक ऐप से जो है ना मुझे कितने घर बैठे जो है ना हलाल इनकम प्रोवाइड, मतलब स्टॉक ट्रेडिंग तो मैं मेरे अपने नॉलेज से करता हूँ, बट शरिया की नॉलेज तो मेरे पास नहीं थी। तो
जब ये लोग इतनी अच्छी खिदमत दे रहे हैं उम्मत के लिए तो मैं इनके साथ जुड़ गया। अब अपने देखा होगा संडे लाइव पे काशी पे भी मेहमान बन के आए, आफ्ताब पे भी आए, बहुत सारे लोग आएंगे। तो ये करने के लिए मुझे सिर्फ खिदमत का अपना जज्बा था तो वो कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने आफ्ताब भाई, काशी भाई, तमाम लोग माशाल्लाह इसकी खिदमत में लगे हुए हैं, तो सबका हिस्सा है। आफ्ताब भाई हैट्स ऑफ टू यू, जी जज़ाकल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा आखिरी शुक्रिया। में ये एक आखिरी जमाल जी भाई में का एक सवाल ले लें। जी जी जमाल भाई का लेना है। जमाल अहमद को जमाल अनम्यूट मोमिन, करना है कि कर दिया आपने? कर लो नहीं जमाल नहीं भाई, आप कर कहाँ लें। है? अनम्यूट है जमाल भाई, तो बात करो, मुझे नजर नहीं आ रहे, बहुत सारे स्पीकर्स रेज पुराने हो रहे मेंबर है वो तो हमारे। हैं। जमाल भाई आप अनम्यूट हैं या नहीं? अनम्यूट। जी जी आ जाइए जमाल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज आ रही है? जी जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सवाल मेरा में था, अभी जैसे एक साहब ने पूछे थे कि जो अमाउंट प्यूरिफाई किया जाता है उसको फौरन निकालना है या बाद में फिर इकट्ठा जमा करके भी निकाल सकते हैं। तो एक कंसर्न मेरा उसमें थोड़ा ये था कि मिसाल के तौर पर अगर मैं थोड़ा जमा करता हूँ, कुछ जमा करके निकालने की अगर नियत करता हूँ, तो मान लीजिए मेरा समझो प्यूरिफिकेशन का जो अमाउंट है वो तकरीबन 1000-2000 रुपया जमा हो गया, लेकिन वो जमा होने तक के मैं इसको वापस इसको मार्केट में ही लगा रहा हूँ किसी और स्टॉक में, तो ऐसा नहीं होगा कि यानी जो गंदगी यानी जो निकाली है माल में से उसको मैं वापस से मार्केट में लगा के उस पर भी प्रॉफिट कमा रहा हूँ? तो थोड़ा इसमें खदशा इस बात का मुझे महसूस हो रहा था, तो इसको थोड़ा रहनुमाई फरमा दें। असल में मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ जमाल जमाल सर। ये जो प्यूरिफिकेशन का अमाउंट है इसे अगर फौरन ही निकाल दे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये मतलब एक तरीके की नापाकी है, इसको ना रखा जी जाए। जी सबसे पहली बात तो इसको मतलब आपने जिस प्रकार मान लीजिए आपने कमाई की है, आप मान लीजिए आपको अपने कैपिटल गेन मतलब 1000 का आपको कुछ मुनाफा हुआ है उसमें, तो आपको अगर उसमें दिख रहा है कि 100 रुपये जो है वो नॉन कंप्लाइंट के हिसाब से आ रहे हैं, तो तुरंत ही आप उसको निकाल दें, अलग से कर दें, अलग कर दें, या कम से कम अलग कर दें, कहीं रख दें। मतलब हो सकता है कि हो सकता है आप कुछ आप ये आपके जहन में ये हो कि मैं 500 रुपये दूंगा किसी को, तो उसको अलग कर दें अपने पास से। वो तो मेन जो आपका ट्रेडिंग है वहाँ से ना करें, लेकिन अलग से कर दें। ये बात मैंने रखी थी एक बार, तो उन्होंने ये कहा था कि नापाकी का अमाउंट है जिसको मतलब निकाल दे अलग से, मतलब ये हमको निकालना है, उसको बाद में यूज़ ना करें। जी। हाँ, तो मेरा वो मतलब वही कंसर्न था कि यानी अगर मैं फौरन नहीं निकालता हूँ तो फिर मैं ये जाहिर सी बात है उसको वापस से मार्केट में लगाऊंगा, तो वो ऐसा हो जाएगा ना कि यानी फिर वो गंदगी पे वापस और प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से यानी फौरन शायद निकाल देना चाहिए उसको। हाँ, फौरन निकालना बेहतर है। ठीक, यही अरे क्योंकि देखिए देखिए अल्लाह पाक है, अल्लाह को पाक माल चाहिए, ठीक है ना। बात साथी ये सोचते हैं कि एक साथी का सवाल भी आया था बाज़ाब्ते कि मेरे पास कुछ पैसा ऐसी पड़ा हुआ है, मैं उसको बैंक में डाल देता हूँ, वहां से जो सूद मिलेगा तो मैं उसको गरीब को दे दूंगा। तो बज़ाहिर तो नियत उनका साफ था, नियत में कोई शक नहीं था, वो ऐसे ही करते हो। लेकिन वो एक मतलब गरीब की मदद के लिए नाजायज तरीका, अल्लाह को नाराज करने वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो अल्लाह को नापसंद है। तो ये मतलब सोच हटा देना है। अल्लाह को पाक माल ही चाहिए, तो और पाक माल से पाक तिजारत करके फिर हम पाक माल देंगे। बैंक में जो हम पैसा रखते हैं और जो हमें ये बताया गया है कि उस पैसे को, सूद के पैसे को आप बगैर सवाब के नियत किसी को दे दें, ये मजबूरी के दर्जे में बताया गया है। क्योंकि हम मजबूर है बैंक में रखने के लिए, उसके लिए ये मसला है। अब बाज़ाब्ते उसमें रखिए, बाज़ाब्ते सूद लीजिए और फिर मदद करिए, ये हुक्म नहीं है सर। मजबूरी के दर्जे में चूंकि हम रख रहे हैं, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, तब उलमा ने कहा कि भाई ठीक है, सूद का पैसा ले लो और किसी को दे दो बगैर सवाब की नियत से। ये हुक्म है। इसका ये तरीका नहीं हुआ कि हम खुद से रखेंगे जाके और फिर कमाएंगे और फिर दे देंगे। यही स्टॉक्स में भी है। जी क्लियर है? जी जी जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है अपने डॉक्टर साहब, इजाजत है? जी और जी भी जी कुछ? आपने काफी टाइम दे दिया, आप रियाद से जुड़े हैं, आज आपने सारा दिन जॉब भी किया है, तो बाकी के सवाल जो है ना ग्रुप में पूछ लिया जाए। और अपने इम्तियाज भाई का एक सवाल ले लें, बड़े खास हैं अपने बेचारे हाँ माशाल्लाह। ले लें। और एक बात मैं ये भी कर दूं, जिनका भी हैंड्स अप है सबको नहीं ले सकते, लेकिन वो साथी अपना ग्रुप में सवाल लिख दें कि मेरा सवाल ये था, ताकि उसका जवाब मिल जो जाए। साथियों के हैंड रेज हैं वो लोग ग्रुप में सवाल करते हैं, आफ्ताब भाई आपको हाँ जवाब दे देंगे, हमारी शरीयत हाँ में इंशाल्लाह। जवाब दे देंगे। इम्तियाज भाई बोलो जल्दी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ, मैं एक थोड़ा सा एक मेरा शायद सवाल से आप लोगों को गिरा गुजरे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे इस्लामिक स्टॉक में जो प्रीमियम जो करके ये स्टॉक चल रहा है, मतलब वो किसी तरीके से उसको अपना अवॉइड कर सकते हैं क्या? क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बदगुमानियां फैल रही हैं, तो मैं उसके बारे में खाली थोड़ा जानना चाहता हूँ। अगर अगर आप जवाब देना चाहें तो, ना भी दिए तो कोई बात नहीं है, मेरा ये सवाल नहीं है। अगर आप खामोश भी रहेंगे तो मेरे लिए कोई उतना वो नहीं है। मैं खाली बस ये थोड़ा सा बात जानना चाहता हूँ। थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे क्या बदगुमानियां हो रही हैं, थोड़ा सा डिटेल, क्या मतलब क्या मसला हो रहा है? जैसे जैसे ये हो रहा है कि जैसे अपनी उम्मत के खैर खैर खा के लिए ये ऐप चल रहा है, माशाल्लाह बहुत लोग इससे फैजियाब भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ प्रीमियम स्कैनर बनाने से कुछ फीस लगती है, क्योंकि लोग पेड कर रहे हैं, मेरा उसमें कोई एतराज नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई अगर कभी वो भी फ्री हो जाए तो बेहतर रहेगा क्या? मैं ऐसा थोड़ा यानी जानना चाहता हूँ। अच्छा सुने, अभी एक साथी ने सवाल किया था कि आप लोगों को क्या पैसा मिलता है इसके लिए, तो काशिफ भाई ने कहा नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, मैंने भी कहा नहीं। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि ये एप्स जो चल रहा है ये ऐसे ही चल रहा है, फ्री में ही चल रहा है? नहीं, फ्री में तो नहीं चल रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो भी चार्जेस लगते ही होंगे, जो भी होगा हाँ उसके अंदर streaming करने के लिए। जी हाँ जी जी, बिल्कुल। कुछ ना कुछ चार्जेस लगते होंगे। ठीक है, तो अगर जो इसके फाउंडर हैं, जो मतलब एप्स के जो बनाने वाले हैं, जाहिर सी बात है वो चार्जेस अपने पॉकेट से दे रहे होंगे, वो हमें भी पूरी तरह नहीं पता है। ठीक है, वो दे रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो अगर प्रीमियम सर्विस से वो अपनी कुछ खिदमात दे के और कुछ वहां से हासिल करके इस एप्स के खर्च को वहां से निकाल लेते, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसके लिए नहीं बोल नहीं रहा नहीं, हूँ। सुनिए, नहीं अगर आप बताइए ना, अब इसमें कोई प्रॉब्लम है लेने में पैसा ऐसा? होना चाहिए, उल्टा मैं तो बोलता हूँ जो ये स्ट्रीमिंग हो रही है और बेहतर से बेहतर हो, प्लेटफॉर्म बड़ी हो, एप्स बढ़े, बहुत ढेर सारी चीज भी और सहूलत मिले, और तो कोई भी चाहेगा। मैं मतलब मेरा इंटेंशन या मेरा मेंशन वो नहीं है कि इसको फ्री कर दे, मैं सिर्फ एक नहीं ये नहीं, मैं एक आपको नहीं सर्विस नहीं के नहीं तौर जनाब, पर। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं, आपने कहा ना बदगुमानी हो रही है, तो मैं लोगों के अंदर बदगुमानी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जी इससे? ठीक बोलिए है, ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो फिर बस कोई मसला नहीं है जी। अच्छा, कोई ये जबरदस्ती तो नहीं कर रहे ना? कहीं ऐप्स में ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा तब हम आपको फ्री सर्विस देंगे जिसमें आप स्क्रीनिंग देख सकते हैं? ऐसा भी कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। आप नहीं नहीं, एंट्री वैसा लेते कोई हैं, ऑप्शन नहीं है। हाँ आप एंट्री लोगों लेते को ही मैं फ्री की सर्विस इस्तेमाल करें, और प्रीमियम में जाना है तो जाए, ना जाना तो ना जाए। तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है, कोई किसी को बदगुमान होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ओके ओके ओके, बिल्कुल। ओके जी। मेरे सवाल से कोई, मेरे नजरिए यानी मेरे सवाल से या कुछ जुमले से आप बराए मेहरबानी दिल पे ना लें, मैं सिर्फ एक नहीं नहीं इंटेंशन नहीं के नहीं तौर पे जनाब, दिल पे नहीं, दिल पे नहीं लियो तो अच्छा कि आपने सवाल कर दिया, तो आगे सारी बात सबके सामने आ गई ना, तो बहुत अच्छा कि आपने सवाल रखा है इसको। नहीं नहीं, फी सबिलिल्लाह आप बिल्कुल काफी मेहनत कर रहे हैं, उसका अल्लाह ताला उसका मैमल बदल दे। जी। जी, अभी एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम, क्योंकि सवाल काफी है, मेन ग्रुप में आने लग गए हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि इस सवाल के बाद हमने कोई और सवाल नहीं लिया। मैं सोच रहा हूँ किसको लूँ नया। अशरफ अमीर जी, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अशरफ अमीर, हैंड रेस्ड, अनम्यूटेड जी, जल्दी पूछो, 12 बज रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो सर मेरा वालेकुम सवाल ये है, अस्सलाम। जैसे सर मुझे जेब ऐप पे देख के लगता है, जैसा कि अभी इम्तियाज़ भाई ने सवाल किया था कि कुछ लोगों को बदगुमानियाँ हो रही हैं, तो मेरा कहना यह है कि इसमें बदगुमानी वही करेंगे जो कहीं ना कहीं से लेकर के माशाल्लाह जो इतने अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, जो कहीं ना कहीं से कुछ हसद का शिकार है, और वही ऐसे बदगुमानी करेंगे। बाकी इतने बड़े प्लेटफॉर्म को चलाना, स्क्रीनिंग करना, इसके लिए फंडिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे फ्री में तो काम हो नहीं जाएगा। बस यही कहना चाह रहा था। जी जी, इसका जवाब मैं ही दे सकता हूँ अपने आफ्ताब भाई, क्योंकि मैं एक जी डॉक्टर जी हूँ। जी 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 साइकोलॉजिकल होते हैं, जी फैमिली प्रेशर्स होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की अटेंशन कम होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज सोसाइटी से वो लोग डिस्टर्ब रहते हैं। मेरी एक ही है, जिसको भी कोई भी अगर
ऐप रिलेटेड, शरिया रिलेटेड, कोई भी अगर टेक्निकल रिलेटेड सवाल है भाई बिल्कुल आप ग्रुप में पूछें। बाकी का कौन क्या सोचता है क्या नहीं ये अलग इश्यूज है, जिसके लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ भाई, अच्छे मुस्कुराते अंदाज में बोल सकता हूँ, कैप्सूल लीजिए, अल्लाह आपके क्या होते हैं दुनिया को भी आसान करेगा। हमारे ऐप्स के साथ जुड़े, हमारे चैनल के साथ जुड़े, माशाल्लाह इतने दीनी भाई बैठे हैं, दुनिया का साथ साथ दीन की भी अच्छी सी नॉलेज यहाँ पे दी जाती है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। आफ्ताब भाई आखिरी में एक जी सवाल, जी आप जी लोग जी आप तो इतने सारे चीजें हमारे लिए दे रहे हैं, क्या आप हमारे कैप्सूल्स ले रहे हैं क्या? असल में मैं अपनी बात बताऊं तो मैं अभी ट्रेडिंग फुल फेज में नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप जानते हैं क्या कैप्सूल स्ट्रेटेजी? हाँ नहीं मैं तो बाजाबते उस पे उसको नोट्स तैयार करना शुरू कर दिया था, फिर अभी बीच में स्टॉप हो गया है। माशाल्लाह, अभी नहीं मैं बल्कि फुल ट्रेडिंग नहीं करता क्योंकि जॉब की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ये मेरा आगे चल फुल टाइम प्रोफेशन यही बनने वाला है, तो उसको इंशाल्लाह। जरूर इस्तेमाल करिएगा। आपकी क्या फीडबैक आई है कैप्सूल के बारे में? जबरदस्त बहुत बेहतरीन है। खेत और बागीचा, वो क्या सनफ्लावर, बीज जी हम चाह रहे थे कि बेहतरीन। ये आपका संडे लाइव हंसते खेलते खत्म करो, तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। अल्लाह आपके जितने जो जवाब दिया, आप अल्लाह ने आपके दिलों में इतनी खुलूसी और इतनी तालीम की जो है क्या बोलते हैं रोशनी रखी है, आपने उस रोशन चिराग से हम तमाम के अंधेरों को दूर कर दिया। इस सेशन को एंड करते वक्त मैं कोशिश करूंगा कि अगर जनाब मुनीस नजमी साहब, हाँ आप कुछ क्या बोलते हैं अच्छी दुआ करके इस सेशन को एंड कर दें। मुनीस नजमी भाई है तो आप? जी जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह आफ्ताब भाई ने जो भी जवाब दिए हैं वो बहुत ही तफसील के साथ जवाब दिया उन्होंने। और मैं खुद इस्लामिक स्टॉक को बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, और उसके पहले भी मैंने पेड ऐप यूज किया, लेकिन जितना ट्रांसपेरेंसी और जितनी तफसील और जितनी डिटेल इन ऐप में है, इस ऐप में है और किसी ऐप में नहीं है। तो अल्लाह ताला जितनी भी इसके मेंबर्स हैं और जितनी भी टीम्स हैं, इसके अलग अलग टीम्स हैं, शरिया टीम्स है, टेक्निकल टीम है, उन सबको अल्लाह ताला सेहतमंद रखे, उन सबको अल्लाह ताला सीधे रास्ते पे रखे और हर तरह आमीन के शर आमीन। से महफूज रखे। और अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया में हम जब तक रहें हमें इस्तकामत के साथ अपनी जिंदगी को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने दीन पर कायम और दायम रखें और आखिरत में भी हमें कामयाब करे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह। चलिए भाई सेशन एंड। शुक्रिया आफ्ताब भाई, तमाम साथी जो जुड़े उनके भी लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।